अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो को किस तरह डिटरमाइन किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर हम E/m की बात करें, चार्ज टू मास रेशो की बात करें, तो उसकी एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि E/m बेसिकली है क्या। देखिए, जैसे हम यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं E/m, तो E स्टैंड फॉर चार्ज। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, कितने कूलम्स चार्ज वो कंटेन कर रहा है, एंड m रिप्रेजेंट करता है उसके मैस को। मीन्स कि उसका जो मैस है उसकी वैल्यू क्या है, या फिर वो कितना मैस बियर कर रहा है, उसका क्या मैस है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल चार्ज भी कंटेन करता है और उसका कोई ना कोई मैस भी होता है। तो जब हम उन दोनों के रेशो की बात करते हैं तो उसको हम E/m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम चार्ज टू मैस रेशो बोलते हैं। 1897 में J.J. थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसने इलेक्ट्रॉन के लिए, कैथोड रेस के लिए चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे था, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू पहले फाइंड आउट हुई थी, चार्ज की वैल्यू बाद में फाइंड आउट हुई थी। मीन्स अगर आपके पास MCQ आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई थी, किस चीज़ की वैल्यू पहले फाइंड आउट की गई थी इलेक्ट्रॉन के लिए, मैस की वैल्यू पहले फाइंड आउट की गई थी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी, या फिर चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू पहले फाइंड आउट की गई थी। तो यहाँ पर दुरुस्त आंसर जो है वो होगा चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी। मीन्स कि अभी फ़िलहाल ना तो E की सेपरेट वैल्यू हमें पता है, ना ही हमारे पास M की सेपरेट वैल्यू हमें मालूम है, बल्कि यहाँ पर जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई, फाइंड आउट क्या चीज़ पहले हुई, चार्ज टू मास होल की जो रेशो है उसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट हुई थी। देन उसके बाद मिल्कन्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की गई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एंड देन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू और इस रेशो की वैल्यू को यूज़ करके देन सेपरेट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की गई थी। तो यहाँ पर भी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, J.J. थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू फाइंड आउट की गई है। इसमें फ़िलहाल चार्ज और मैस की सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई थी। जब हम एक्सपेरिमेंट के स्टूडेंट्स बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये हुआ था कि कैथोड रेस को अप्लाई किया गया था। कैथोड रेस के ऊपर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई की गई थी। अब आपको पता है कि कैथोड रेस की ट्रैवलिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं अगर उनके ऊपर कोई भी फील्ड अप्लाई ना की जाए, कोई पॉजिटिव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं हुई, तो कैथोड रेस क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, सीधी ट्रैवल करेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की गई। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, जब वो ट्रैवल करता है और उसके आगे अगर कोई और चार्ज बॉडी आ जाती है या फिर उसके आगे चार्ज रखा जाता है, तो वो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से। मीन्स अगर ऑपोजिट है या फिर उसके सेम चार्जेस हैं तो उसी तरह की वो डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ पर भी कैथोड रेस को क्या किया गया कि कैथोड रेस के आगे जो है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये एनोड है एंड यहाँ से ये जो है वो कैथोड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मीन्स आप
कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो कैथोड रेज जो सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही थी वो डिफ्लेक्ट हो गई P2 पोजीशन पे, मीन्स कि वो मुड़ गई, उनकी बेंडिंग हो गई। ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इस साइड पे क्या हो गई है, बेंड हो गई है, मुड़ गई हैं। तो इनकी जब बेंडिंग हुई तो वो किस तरफ हुई? P2 पोजीशन की तरफ इनकी बेंडिंग हो गई। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करके मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई किया गया, यहाँ पर आपको ये सर्कल डॉटेड लाइन नज़र आ रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया कैथोड रेस को तो ये हुआ कि अब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था कि कैथोड रेस की बेंडिंग हुई थी अपर साइड पे, अपवर्ड साइड पे वो बेंड हुई थी और P2 पोजीशन पे गई थी। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ऑपोजिट बिल्कुल वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी वजह से कैथोड रेस बेंड हुई किस साइड पे? डाउनवर्ड पोजीशन पे, और हम कह सकते हैं कि P3 पॉइंट की तरफ क्या हो गई है, इनकी बेंडिंग हो गई है, या फिर इनकी जो मूवमेंट है, जो स्ट्रेट लाइन में इनका जो पाथ था वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है और P3 पोजीशन की तरफ कैथोड रेज जो है वो चली गई हैं। अब इसी तरह से अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑफ हैं, कोई भी फील्ड नहीं अप्लाई की जा रही, देन ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी और उस पोजीशन को क्या कहा गया? P1 पोजीशन कहा गया। सेम इसी तरीके से जब इनके स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों की डिफरेंट स्ट्रेंथ अगर प्रोवाइड की जाती है, मीन्स के फॉर एग्जांपल दोनों फील्ड प्रोवाइड की जा रही है एट अ सेम टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 60% उसकी स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो, 40% हो। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो कैथोड रेस थोड़ा सा जो बेंडिंग शो करेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में शो नहीं करेंगी, बल्कि शो करेंगी थोड़ी सी P2 पोजीशन की तरफ, थोड़ी सी बेंडिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेंडिंग जो है वो करेंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है और मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज हो गई है। लेकिन अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो, 50% स्ट्रेंथ हो इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड 50% स्ट्रेंथ हो मैग्नेटिक फील्ड की, मीन्स इक्वल स्ट्रेंथ हो दोनों की और उनकी अप्लाई की जा रही हो, देन क्या होगा कि दोनों फील्ड के होने के बावजूद दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई होंगी, लेकिन फिर भी कैथोड रेस क्या करेंगी, सीधी ट्रैवल करेंगी, P1 पोजीशन पे ही ट्रैवल करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो पॉइंट कंक्लूड किए गए वो क्या पॉइंट्स कंक्लूड किए गए कि कैथोड रेस को जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग उसने ये कंक्लूड किया कि कैथोड रेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो ट्रैवल करते हैं P2 पोजीशन की तरफ। इसी तरह से अगर उन्हें जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है देन कैथोड रेस ट्रैवल करती हैं P3 पोजीशन की तरफ। अगर दोनों फील्ड को ऑफ कर दिया जाता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, देन कैथोड रेस ट्रैवल करेंगी बिल्कुल स्ट्रेट P1 पोजीशन की तरफ। और अगर दोनों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट कर दिया जाता है और एडजस्ट इस तरह से किया जाए कि उनकी वैल्यू इक्वल हो, तो दोनों की जो स्ट्रेंथ है अगर उसकी एडजस्टमेंट हो जाए तो कैथोड रेस क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी P1 पोजीशन पे। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की जो स्ट्रेंथ थी उसको एडजस्ट करके जब कैथोड रेस P1 पोजीशन की तरफ ट्रैवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, तो देन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यूज़ करके कैलकुलेट की गई चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन की। मीन्स के इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मैस रेशो की जो वैल्यू है वो कहाँ से फाइंड आउट की गई, वो फाइंड आउट की गई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से।
उनके स्ट्रेंथ को यूज़ करके ये वैल्यू निकाली गई। अब ये जो वैल्यू निकाली गई वो वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू आई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू आई है वो 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी आई है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोग्राम 1 केजी इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम। ये उनका चार्ज होगा अगर 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेंथ को यूज़ करके, स्ट्रेंथ के ज़रिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की हेल्प से फाइंड आउट की गई है चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू। अब नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा उसमें हम ये देखेंगे कि मिल्कन्स ने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उसने चार्ज की वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लॉन्ग लेसन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट